हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसमें पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास और मैथ के प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया हुआ है। दोस्त, यह प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 लेक्चर में एनसीईआरटी के कुछ पर्यावरण अध्ययन के कुछ पॉइंट को समाप्त किया है। दोस्त, कुछ टॉपिक को लेकर आया था, आप उसे ज़रूर पढ़कर जाएं क्योंकि उससे हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। वो मेरे शुरू के सीटेट पर्यावरण अध्ययन में मैंने उसे प्ले लिस्ट में डाला है। शुरू के 1 से 5 तक लेक्चर हैं, फिर उस पर मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है। उसके बाद भी मैं ये प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस को लेकर आ रहा हूँ। दोस्त, तो आइए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्त, आइए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी अधिगम जो होता है उसे सुसाध्य यानी अच्छे से समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, संप्रत्यों को समझ को महत्व देना चाहिए। तो दोस्त देखिए ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके हटाते हैं। हतोत्साहित हमें बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक शब्दों को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता में हम उसे ढकेलना नहीं, ये भी नकारात्मक ही प्रतियोगिता होता है। रटने पर बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ना याद करने पे बढ़ावा दिया जाता है। दोस्त, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्त, क्योंकि संप्रत्यों को समझना है हमको, फिर उसको महत्व देना है। नेक्स्ट, छात्रों में भय का भाव फिर डैश क्या है? अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। अगर छात्र भय से हैं तो अधिगम में उनके सुधार होता है। अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। दोस्त, तो इसमें देखिए यह अधिगम के लिए जो हानिकारक है, भय जो है अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है। अगर बच्चे के मस्तिष्क या दिमाग में भय है तो समझिए उसका सब पूरा नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। दोस्त, उसका सब कुछ अच्छे से वो चल नहीं पाएगा। इसलिए भय का भाव, पहले उसके भय को निकालना पड़ेगा, तब जाके उसके लिए अधिगम अच्छा होगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। पहला है निराशा, दूसरा अभिसारी उत्तर, तीसरा अपसारी सोच, चौथा है मात्र रटन। देखिए निराशा हमारा नकारात्मक है, ये गलत हो जाएगा। मात्र रटन ये भी गलत हो जाएगा। दोस्त, अभिसारी और अपसारी में देखिए, अभिसारी जो डायरेक्ट प्रश्नों को उत्तर मिल जाए उसे हम अभिसारी कहते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, बस रटा रटाया लिख दो। अपसारी में जिसमें एक ही प्रश्न के कई प्रकार से हम उत्तर को दे लेते हैं उसे अपसारी कहते हैं। तो बच्चों का ध्यान में रखते हुए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपसारी सोच। अगर अपसारी सोच है तो एक ही प्रश्न को वो कई तरीके से वह जवाब दे सकता है, और कई तरीके से जवाब देगा तो वह जो है दोस्त अधिगम उसका जो है अच्छा होगा। जब भी हम सीटेट का पेपर देते हैं दोस्त, एक बात याद रखना आप लोग कि बच्चों को अपने दिमाग में, अगर आप प्राइमरी का दे रहे हैं तो 1 से 5 तक के बच्चों को अपने दिमाग में रखकर जो है प्रश्नों को हल करना दोस्त, उससे आपके ज़्यादा प्रश्न सही होंगे। और जूनियर का दे रहे हैं तो 6 से 8 तक के बच्चों को अपने दिमाग में रख कर प्रश्नों को सॉल्व करना, आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। दोस्त, मैंने पहली बार में ही सीटेट को क्वालिफाई कर लिया था, वो भी 100+ अंक ला के। अभी मैंने जल्द जो अभी परसों पुलिस का रिजल्ट आया है दोस्त, उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया है। कभी मैं उस पर वीडियो आपको बनाऊंगा कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया है। और बिहार स्टेट मैंने दिया, वो भी मैं क्वालिफाई हूँ दोस्त। तो आइए चलते हैं, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। पहला, भ्रांतियों को निर्मित करना महत्वपूर्ण है, दूसरा पहचानना महत्वपूर्ण है, अनदेखा करना महत्वपूर्ण है, प्रचारित करना महत्वपूर्ण है। बच्चों में जो भ्रांतियां हैं, किसी बात को लेकर उनमें भ्रम है, उसको निर्मित नहीं करना है हमें, गलत हो जाएगा। उसे अनदेखा भी नहीं करना है, उसको हमें देखना है, उसकी पहचान करके अगर अच्छा है, उसमें अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसे हम बच्चों को प्रेरित करेंगे, अगर नकारात्मक है तो उसको हम भूल जाने के लिए बच्चों को कहेंगे। प्रचारित भी नहीं करना है, पहचानना, उसे पहले पहचानेंगे फिर उसको निवारण करेंगे। नेक्स्ट, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पहला पढ़कर, दूसरा सुनकर, तीसरा देखकर, चौथा क्रिया करके। देखिए पढ़कर भी बच्चे सीखते हैं, हाँ सीखते हैं, पढ़कर किसी चीज़ को सीखना,
सुनकर भी सीखते हैं बच्चे, देख कर भी कुछ चीज़ें सीखते हैं दोस्त, क्रिया करके भी सीखते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश है। कौन सी गतिविधियां हैं जिसको बढ़ावा देनी चाहिए? अस्पष्ट गतिविधियों को, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त गतिविधियों को, अत्यंत जटिल गतिविधियों को, अर्थहीन। देखिए, अस्पष्ट नकारात्मक है, अर्थहीन भी नकारात्मक है। अत्यंत जटिल, इन दोनों में अत्यंत जटिल प्राथमिक स्तर पर हम दे नहीं सकते, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? अभिभावक जो है स्कूलों की ज़रूरत के अनुसार उसे संयोजन करना पड़ेगा, स्कूल को छात्रों की ज़रूरत के अनुसार, छात्र को स्कूल की ज़रूरत के अनुसार ढलना पड़ेगा, छात्र को शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार। तो दोस्त, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हमेशा जो है स्कूल विद्यालय को, उसमें जो विद्यालय की व्यवस्था वो छात्रों के अनुसार होनी चाहिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, वह छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को, देखिए पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को, पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना, मतलब उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो वह कौन सी डिसेबिलिटीज़ है, अक्षमता है दोस्त? प्रामस्तिष्क घात है, गुणज वैकल्य है, पठन वैकल्य है, या गतिमान दिव्यांगता है? देखिए, मैंने बताया था कि अगर पढ़ने से संबंधित कोई भी चीज़ आता है दोस्त, तो हमें पठन वैकल्प या डिस्लेक्सिया, अगर ये ना होता तो वहाँ डिस्लेक्सिया होता, तो डिस्लेक्सिया हमारा सही जवाब हो जाता। तो देखिए, यहाँ मैं इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया हूँ, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से भी मैंने एक बाल विकास का एक टॉपिक लेकर आया था, उसमें इससे संबंधित प्रश्न मैं करवाया हूँ दोस्त, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसे क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? लैंगिक प्रासंगिकता, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक समता दोस्त। तो मैंने बताया था कहीं भी लड़के और लड़कियों की तुलना की बात आ जाए, वहाँ तुलना की जा रही है, तो वहाँ लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता वहाँ सही जवाब होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, या लैंगिक पूर्वाग्रह। ये भी अगर आ जाए, मान लीजिए रूढ़ता ना रहे, तो रूढ़िवादिता ना रहे, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस तरह के प्रश्न बच्चों में गहन चिंतन को बढ़ावा दिया जा सकता है? कौन सा प्रश्न पूछकर जो है बच्चों में गहन चिंतन को बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्त? पहला, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका डायरेक्ट जवाब मिल जाएगा, मतलब ये अभिसारी है, तो गहन चिंतन बच्चा करेगा नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। त्रिभुज को तीनों कोणों का योग क्या होता है? सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए भी गलत हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखिए, ये तो याद करने वाला अभिसारी, ये भी गलत हो जाएगा। जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, 5 मंडल हैं पृथ्वी में, वायुमंडल में, तो ये तो याद करने। देखिए, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। इसमें प्रयोग कराया जा रहा है, काफ़ी सोचने की ज़रूरत होगी, कई तरीके से बच्चे करेंगे, अलग अलग अपना अपना, इसलिए यह हमारा अपसारी चिंतन, गहन चिंतन होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल कौन सा है? दौड़ना है, चलना है, घसीट कर लिखना है, कूदना है। देखिए, सभी ये दौड़ना जो है सूक्ष्म कौशल नहीं है, तो दिखाई देता है दोस्त, अच्छे से देख सकते हैं दूर से भी। चलना भी नहीं है, कूदना भी नहीं है, ये तीनों एक से मिलते हैं, लेकिन लिखना अलग है दोस्त सबसे, इन चारों में। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? ये जो लेव वाइगोत्स्की हैं, ये संज्ञानात्मक विकास, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है दोस्त, आप लोग याद कर सकते हैं। सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। इनके अनुसार दोस्त जो है कौन से संज्ञानात्मक को सुगम बनाते हैं, ये आपको जवाब देना है। पहला, सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा सामाजिक संपर्क, तीसरा संतुलन, चौथा पुरस्कार। देखिए, इनके सिद्धांत का नाम ही सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, या सांस्कृतिक संज्ञानात्मक कह सकते हैं, या सामाजिक संज्ञानात्मक। इसलिए हमारे पहले में सांस्कृतिक आ गया, दूसरे में सामाजिक आ गया, पहला दूसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट,
देखिए दिया गया है 51 सही 2/3 किलोग्राम चीनी से, इतना किलोग्राम चीनी है, कितना 51 सही 2/3 किलोग्राम चीनी हमारे पास है। इसे पैकेट में भरना है, प्रत्येक पैकेट में जो है 3.4 किलोग्राम चीनी आ रहा है। तो कुल कितने पैकेट बनेंगे दोस्त? जैसे कोई आपसे कह दिया कि 24 पेंसिल है और उसको एक पैकेट में 3 पेंसिल आ रहे हैं, तो बताइए कुल पैकेटों की संख्या कितनी होगी? तो इसी से भाग दे देंगे, 3 से 3 अट्ठे 24 यानी 8 पैकेट। कुल पैकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त? 8 पैकेट। तो इसी तरह ये भी भाग दिया जाता है, इसमें भी जो है भाग करके पता लगाया जाता है दोस्त। तो आइए देखते हैं, दिया गया 51 सही 2/3, इसको भाग दे देंगे मात्रा से, कितना एक पैकेट में आ रहा है? 3/4। अब देखिए इसका 3 से 51 में गुणा होता है हमेशा सही में, और इसको जोड़ दिया जाता है। 3 से 51 में गुणा करेंगे, देखिए 3 1 के 3, 3 5 15 हो जाएगा 153, और 2 155 हो जाएगा दोस्त, बटे 3, जो ये दिया था 3 लिख लेते हैं, बटे 3/4। मैंने बताया था कि ऊपरी पदों का बाह्य पदों का गुणनफल, अंतः पदों का इसे गुणनफल कर लेते हैं। अब जैसे हो जाएगा 155 गुणे 4 बटे 3 गुणे 3। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए इसको हल करते हैं दोस्त। अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं दोस्त, 4 पंचे 20 के 0, हासिल आया 2, 4 पंचे 20 और 2 हासिल 22 के 2, हासिल 2, 4 1 के 4, 2 6, 620 बटे 9। अब देखिए भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 छक्के 54, 54 6 60, 2 62, 6 2 8 हो जाएगा 80। तो लगभग 9 अट्ठे 72, 8 80, तो हो जाएगा 9 अट्ठे 72, लगभग ही 68 दशमलव समथिंग। तो दोस्त हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया है, कितना? 5 6 7। सबसे छोटे कोण यानी 5 का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मान लिया पहला कोण हमारा 5x है, दूसरा कोण हमारा 6x है, तीसरा कोण हमारा 7x है। तो सभी कोणों का योग कितना होता है दोस्त? तो 180 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 और 6x, 5 11x, 11 7 18x, 18x बराबर हो गया दोस्त 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा? तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 18, क्योंकि यहाँ गुणन था, इधर जब भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा 18 1 के 18 यानी 18 दहम 180 10। तो हमारा 10 डिग्री हो गया। एक x बराबर पूछा है सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण हमारा 5x है। तो x के स्थान पे मान रख देंगे, तो 5 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भिन्नों 3/15 और 7/12 का योग क्या है? इसका योग ज्ञात करना है। देखिए बहुत सरल सरल प्रश्न, या 2022 के प्रीवियस ईयर में प्रश्न में आए हुए हैं दोस्त। आप ऐसे सरल प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो रिपीट हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे दोस्त। अच्छे से तैयार करते रहिए। जैसे 3/15 प्लस 7/12, तो 15 और 12 का लासा हम ले लेंगे दोस्त। देखिए 15 और 12 का लासा, तो देखिए हम 2 से पहले कट करेंगे, 2 से 15 इससे लिख देंगे, 2 से 6 बार, 2 छक्के 12, फिर 2 से देखिए 6 कट रहा है, तो 15, 2 तिहाई 6। अब देखिए नहीं कटेगा तो 3 से देखते हैं, 3 पच्चे 15, 3 एक्के 3। अब देखिए 5 से, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5। अब देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, दूनी 60। इसका लासा, इन दोनों का लासा 12 15 का हो गया 60। अब इसमें इससे मतलब 15 से 60 में भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 15 चौके 60, 4 बार। 4 से इसमें गुणा कर देते हैं अंश में, 4 तिहाई 12 प्लस 12 से 60 में भाग देते हैं, 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35। अब देखिए 35 और 12, 5 2 7 और 3 1 4, 47 बटे 60 हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई रेखनी यानी स्केल यानी पटरी की मदद से मापते हैं, जिनका परिणाम कितना है? 15.5 है। सब सेंटीमीटर में है दोस्त। 12 है, 12 सेंटीमीटर, 12.0 लिख सकते हैं आप। 11.8 सेंटीमीटर है, 9.7 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है दोस्त। तो इसमें देखिए औसत लंबाई, औसत का फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है दोस्त कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या।
कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है दोस्त। कुल पदों का योग इनको जोड़ लीजिए, 5 और 8 13, 13 7 20 के शून्य, हासिल आया 2, 5 2 7 1 8, 9 8 17, 17 3 20 4 24, 17 7 24, 24 और 2 24 2 26 के 6, हासिल 2। देखिए 1 1 2 1 3 3 और 2 5, दशमलव लगा दीजिए, आ गया 56, हमारा 56 आ गया। मिला लीजिए एक बार, 8 5 13, 13 7 20, हासिल 2, 9 7 16, 1 17, 2 19, 19 1 20, 4 24, 2 26, 3 और 2 5, 56 आ गया। और कुल पदों की संख्या कितनी है देखिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 5 से भाग दे दीजिए दोस्त। देखिए 5 1 के 5, 6 में 5 1 के 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 11.2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 55,55,55,55 प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्त, इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। कौन सा टेबल? इकाई, फिर के बाद दहाई, दहाई के बाद दोस्त आता है सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हज़ार, हज़ार के बाद दोस्त आता है 10,000, 10,000 के बाद आता है लाख, लाख के बाद 10 लाख। देखिए 55 लाख की बात कर रहा है तो 10 लाख ही हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं इसमें, जैसे 55 है, 55 10 लाख, तो देखिए यहाँ, तो देखिए यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, देखिए 55 लाख हो गया, 10 लाख यानी 55 लाख यहाँ तक हो गया। इधर देखिए 55,000, यहाँ देखिए सॉरी, ये 10,000, यहाँ एक 5, यहाँ एक 5, तो ये हो गया हमारा 55,000। 5500 दोस्त, देखिए 55 हो गया, 100 सैकड़े पे है, 55, 5555, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 3 और 4 7, 7 5 किस में है? देखिए यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 2 4 6 है, पहला वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलती है जब घड़ी की दोनों सुइयां, ऐसे घड़ी कोई है, जब उसकी जो है दोनों सुइयां, घंटे की सुई भी और मिनट की सुई भी एक ही पर हो जाती हैं दोस्त, तो वो उस समय 24 घंटे की घड़ी है। 24 घंटे का मतलब उसमें 12 13, 12 के बाद 13 14 15 ये सब बजेगा दोस्त। तो क्या पढ़ा जाएगा? देखिए 16:45, अगर 16:45 का मतलब है 4:45, तो दोनों सुई एक पर नहीं रहेंगे, एक 9 पर रहेगी और एक 4 पर रहेगी, 4 और 5 के बीच में थोड़ा सा। 20:15, 20 का मतलब एक 8 पे रहेगी, 15 का 8 से थोड़ा ऊपर, और एक 3 पे रहेगी, ये भी दोनों सुई बराबर नहीं रहेंगे। 18:30, 18 का मतलब 6:30, देखिए 6 पर भी रहेगी वही, और ये दोनों समान रहेगी। 24 घंटे का है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर 12 घंटा का कहता तो हमारा चौथा जवाब सही होता। नेक्स्ट, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों को अन्वेषण प्रक्रिया को बढ़ावा देगी। हमेशा बच्चों के बारे में सोचेंगे दोस्त। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अन्वेषण, हाँ ये भी सही हो सकता है। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में भोजन पदार्थों के चित्रों को संग्रह करने के लिए ना, हाँ ये भी ठीक है। भोजन के विभिन्न स्रोतों का चित्र दिखाना, ये भी सही है। लेकिन चौथा देखिए ज़्यादा सही है, क्योंकि यह परिवार समुदाय उसकी पसंद और नापसंद पर चर्चा कर रहा है, जिसमें उसे अधिक रुचि होगी, इसलिए हमारा चौथा जवाब सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए, इस प्रकार का सवाल मैंने लगाया था कि 19,995 प्राप्त करने के लिए इनके योग में से क्या घटाना, इनका योग कर दीजिए और इसके बाद जो है योग में से यही घटा दीजिए, आ जाएगा। अब देखिए इनका योग यही है 55, 99 बटे, सॉरी बटे नहीं, 59, 95 और फिर 99, 95, इसको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए 9 5 14, 5 19 के 9, हासिल आया 1, 9 9 18, 9 3 27, 27 1 28 के 8, हासिल आया 2, 9 9 18, 18 और 5 23, 23 2 25 के 5, हासिल आया 2, 9 5 14, 9 9 18, 5 23, 23 2 25। अब देखिए दोस्त, यही हमारा आ गया 25। 589 में से आप घटा दीजिए कितना, 19, 995, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 9 में से 5 गया 4, 8 में से 9 नहीं जाएगा, ये हासिल लेगा, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बच्चा 4, ये इससे हासिल ले लेगा, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बच्चा 4, ये इससे हासिल ले लेगा, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ एक बच्चा, एक में से एक गया, कुछ नहीं। तो 55 94 हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट,
वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी को भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखता है। इसमें भूख बढ़ाती है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की प्रतिरोध प्रदान करता है। देखिए, दृष्टिवर्धक के रूप में जो है हमारा विटामिन ए होता है, गलत हो जाएगा। दांतों और अस्थियों को जो स्वस्थ रखता है वो हमारा विटामिन डी है, सी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। भूख जो बढ़ाती है दोस्त, विटामिन दूसरी विटामिन हैं, लेकिन जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये संक्रमण होता है हमारे अंदर, उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक थीम है? तो मैं आप लोगों को 6 थीम बताया था दोस्त। पहला बताया था परिवार एवं मित्र, दूसरा बताया था भोजन, तीसरा बताया था पानी, चौथा बताया था यात्रा, पांचवा बताया था जो दोस्त आश्रय, छठवां बताया था हम चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। जो देखिए पदार्थ थीम में नहीं है, गलत हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है। भोजन तो है लेकिन भोजन का संरक्षण नहीं है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, जो पादप खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लवण मिरोदभिद हेलोफाइट्स, अंग्रेजी में भी ध्यान रखिएगा दोस्त, समोदभिद मिजोफाइट, मरुदभिद जेरोफाइट, आप्तोभिद हीलियोफाइट्स। तो देखिए उसे लवण यानी नमकीन, नमक को लवण बोलते हैं, तो नमकीन यानी खारे पानी में तो नमक में होता है, इसे हम लवणोद्भिद कहते हैं, जिसे हेलोफाइट्स कहते हैं। और जो दोस्त मरुद्भिद यानी रेतीले स्थानों पर रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मरुद्भिद या जीरोफाइट, XERO फाइट PHYTE, इसको बोलते हैं जीरोफाइट दोस्त। किसको? जो रेत में पाए जाते हैं। इसको हेलोफाइट बोलते हैं, किसको? जो लवण खारे जल में पाए जाते हैं। और पेड़ों से संबंधित मैंने एक चीज़ और बताया था, जो पेड़ होते हैं इनमें जाइलम पाया जाता है, जिसके द्वारा जड़ से जो है जल को विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। और फ्लोएम से पत्तियों से जो दोस्त पत्तियों से भोजन को लेकर बनाती है, पत्तियों से विभिन्न भागों में फ्लोएम से पहुंचाया जाए। फा से फ्लोएम, फा से फूट जाएगा, जा से जाइलम, जा से जल जाएगा। मैंने NCERT जो है कक्षा 3 से 5 की जो है NCERT में मैंने ये सब व्याख्या अच्छे से किया है, स्लाइड लगा कर, आप लोग जाके उसे अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पेड़ के तनों में घोंसला बनाती है? कौवा, बारबेट, शकरखोरा, टेलर बर्ड। तो जो बारबेट होती है इसे बसंत गौरी कहते हैं, हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए मैंने स्लाइड लगाया है यहाँ पर दोस्त, और मैं जो NCERT कक्षा 3 से और 5 की जो वीडियो 5 लेक्चर दिया हूँ उसमें इसी तरह चित्र लगा के मैंने आपको समझाए हैं, ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। आप लोग वहाँ जाकर अच्छे से उसे तैयार कर लें, देख लें दोस्त, और हमें सपोर्ट करें। जितना सपोर्ट करेंगे हम उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। तो बारबेट इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पेड़ों के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध मीठे जल की निम्न में से किस में मीठे जल की प्रतिशत सर्वाधिक होती है? नदियों में, झरने में, हिमनद में, जलप्रपात में। तो हिमनद में सबसे ज़्यादा मीठे जल की संभावना होती है दोस्त, पाई जाती है प्रतिशतता, इसलिए हिमनद का पानी पिया जा सकता है। नेक्स्ट, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? मैंने ये भी परिवार के बारे में भी आप लोगों को 2 पॉइंट बताए हैं, एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। आप जाके वहाँ NCERT के पॉइंट को देख सकते हैं। पहला, मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है, मुखिया से कोई मतलब नहीं, हमारा गलत हो जाएगा। पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं, कोई मतलब नहीं है परिवार में। एकल परिवार, जिसमें उनके माता पिता दोनों काम करते हैं, माता पिता के साथ साथ दोस्त उनके बच्चे भी होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए बोल रहा है माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची। देखिए माता पिता, चाचा चाची, पापा मम्मी, उनके बच्चे, इनके बच्चे सब रहते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये मैं NCERT की स्लाइड लिया हूँ दोस्त, NCERT मैंने इसी तरह आप लोग को बताया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। जो 3 से 5 कक्षा 3 से 5 तक के मैंने NCERT के पॉइंट्स को आपको 5 वीडियो में पढ़ाए हैं, जाके आप उसे अच्छे से देख कर तैयार कर लें दोस्त। नेक्स्ट, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? वर्षा का कम होना। जो भूमिगत जल है, जमीन के, भूमिगत माने जमीन के नीचे जो जल पाया जाता है
वह किसके कारण धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है? वर्षा के कम होने से कि वृक्षों के आवरण कम होना, सिंचाई हेतु नलकूपों तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना, नदियों का रुख बदलकर बांध बनाए जा रहे हैं। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कुएं के माध्यम से भूमि में जो जल है दोस्त उसे बाहर निकाला जा रहा है खेतों की सिंचाई वगैरह करने में, जिससे जमीन जो भूमिगत जल है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नेक्स्ट, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से प्रमुख रसायनों के कारण होती है। किससे अम्ल वर्षा होती है दोस्त? जो ताजमहल है अपना दोस्त, जो ताजमहल अपना है, वो ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण धीरे धीरे पीला पड़ जा रहा है। तो उस अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसें प्रमुख, आइए देखते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, यह हमारे पेट में पाया जाता है दोस्त, मनुष्य के पेट में पाया जाता है। यह जो होता है दोस्त प्रबल अम्ल होता है, जो खाना को पचाने में तथा बैक्टीरिया वगैरह जो भोजन के साथ चले जाते हैं उनको मारने में सक्षम होता है। और फिर देखिए एस्टिक अम्ल को हम सिरका कहते हैं दोस्त, सिरका को एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं दोस्त। तो अब देखिए इसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त, हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मैं कुल जो है दोस्त 28 प्रश्न लिए थे, जिसमें से मैथ यानी गणित के, बाल विकास को, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न थे दोस्त। आप लोग इसे अच्छे से तैयार करिए, पर्यावरण जो है इसे अच्छे से तैयार करिए पूरा का पूरा। और मैं आपको कोई वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा किसी वीडियो में कि कैसे मैंने सीटेट को पहली बार में क्वालिफाई किया था, कैसे मैंने बिहार स्टेट को पहली बार में क्वालिफाई किया, कैसे मैंने आपकी यूपी पुलिस को पहली बार में क्वालिफाई किया। मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगा दोस्त, बस आप हमें अच्छे से सपोर्ट करें दोस्त। आप हमें सपोर्ट करिए, मैं आपको लिए मोटिवेट करता रहूँगा। आप पढ़ते रहिए दोस्त, आगे बढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।